टू speedearning.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खास तौर पे बात करेंगे कि निफ्टी अभी कहाँ पे किस लेवल पे है। अचानक से आपने गिरावट देखी, 2 बार निफ्टी ने 12,000 का लेवल टच किया और उसके बाद गिरावट आई तो ये 11,750 के लेवल को टच करके वापस बाउंस किया। एक बार ऊपर गई थी और वापस 11,750 को ब्रेक किया। 11,725 का लेवल दिखा दिया था आज। अब हमको यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अगर 700 के नीचे चली जाती है और गिरावट होने लगती है तो फिर 11,500 का लेवल भी आ सकता है, 300 का लेवल भी आ सकता है। तो और सामने क्या है? सामने यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 3 नवंबर को। तो आपको बहुत ज्यादा ही सावधान रहना पड़ेगा इस बात से कि अपने हाथ में फंड्स रखने हैं। देखिए, जब भी इस तरह की कोई इवेंट आती है तो हमको खास तौर पे ये कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या करना है। अभी हम अपने सारे फंड्स को यहाँ पे लगा दें या फिर सारा फंड बाहर निकाल लें। दोनों ही तरीके गलत होते हैं, क्योंकि उन तरीकों में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो एक तरफा सोच के ले रहे हो। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब मार्च अप्रैल की बात है, 12,000 से निफ्टी गिर के नीचे गई थी, 7,500 का लेवल 2 बार दिखाया। अब जब 7,500 के लेवल पे वो डबल बॉटम बनाने आए तब ये खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी थी कि 6,500 6,000 के लेवल आ जाएंगे। और ऐसी गिरावट जिसने अपनी आंखों के सामने देख ली हो, उसको बहुत डर लगता है कि इस लेवल पे वो बाइंग कर ले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले जब जब बाइंग को सोचा था वहां से 10-10 20-20% वो स्टॉक और नीचे आ गया। तो पहले तो लेवल का क्वेश्चन कि यहां खरीदूं कि और नीचे जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या परेशान करता है आपको, क्या खरीदूं, कौन से सेक्टर में। कौन से सेक्टर में जब आपने चुना तो कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक अच्छे रहेंगे, वो कंफ्यूजन पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारा कंफ्यूजन ऐसे गिरते मार्केट में या क्राइसिस के वक्त आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपकी पैरेलल स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से स्टडी करते रहो कि कौन कौन से स्टॉक काफी अच्छे हैं। अभी जैसे अभी जो रिसेंटली हमने वीडियो पब्लिश किए हैं उसमें हमने ये बताया कि इस क्वार्टर के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग है और जिनकी मार्केट में डिमांड काफी देखी गई। मतलब उनको एफआईआई ने, इंस्टीट्यूशन ने और म्यूचुअल फंड ने खरीदा है पिछले क्वार्टर में। ऊपर से हम उनका वैल्यूएशन और वो सारी चीजें चेक कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हाँ, ये स्टॉक काफी अच्छे हो सकते हैं। जैसे वेलकॉर्प, जैसे सीमेंस। सीमेंस करेक्ट हुआ 1600-1700 रुपए से और करेक्ट होके इधर 1100-1200 के लेवल पे आया था। लेकिन अगर हम उसका चार्ट देखते हैं तो हमको नजर आता है लगातार ग्रो करने वाली कंपनी है ना। ऐसे ही सीईएससी को देख सकते हैं कि वो करेक्ट हुई थी और फिर अपने बहुत मल्टी मंथ सपोर्ट लेवल के पास में कहीं है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से लगता है कि हाँ, ये स्टॉक भी सही हो सकता है। तो ऐसे आपकी पैरेलल स्टडी होती चली जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने जो जो कुछ यहाँ पे स्टडी किया वो हर स्टॉक जाके उठाना है। आपने आज 10-12 कंपनीज के बारे में देखा, उनके चार्ट्स को देखा, उनके म्यूचुअल फंड होल्डिंग वगैरह को देखा और उनमें से एक स्टॉक आपको लगा कि हाँ, ये काफी दमदार है, तो उसमें एक पोजीशन बना, 1 या 2 स्टॉक को खरीदेंगे। फिर बाकी बाकी सब बेकार गया क्या स्टडी? नहीं नहीं नहीं। आपने कोई अच्छे स्टॉक के बारे में पता किया था, आपको लगा कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा था, लेकिन बाद में अगले 3 महीने बाद पता लगा आपको कि अब ये और अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो ये जो कुछ स्टडी आपने की थी वो कभी बेकार नहीं जा रही है। आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आपको वो चीज देखनी पड़ेगी, आपके पास टोटल फंड्स कितने हैं और बहुत ही गहराई से बैठ के ये हिसाब लगाइए कि 1 लाख रुपया मेरे पास है, क्या करूं? 50,000 रुपए के स्टॉक रखूं और 50,000 रुपए के सेल करके आ जाऊं क्या? उस वक्त आप कहेंगे सर सेल तो कर दें, पर अभी सबके भाव ही नहीं आ रहे हैं, तो नीचे चल रहा है। अभी नीचे ऊपर की बात नहीं हो रही है। मैं मानता हूं, चलो 1 लाख रुपया आपका 94,000 दिख रहा है, 6,000 माइनस है, तो मुद्दा वो है ही नहीं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें से मैंने 40,000 या 45,000 के शेयर बेच दिए। अब बचे 50,000। अब वो 50,000 भी आपको 30 या 25 देखने पड़ेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? 30,000 या 25,000 हो गया
तो मानसिक तैयारी है तब तो आप वहाँ पे खरीदेंगे। नहीं तो पता चला नई खरीदी करने के पहले हमारे दिमाग को एक ही चीज़ खाए जा रही है कि अरे यार पूरा बेच देते तो सही रहता है यहाँ पे। अब पूरा खरीद लेना और पूरा बेच देना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर मैं ये मान लूँ कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में अचानक से ऐसी पॉजिटिविटी मार्केट में आ जाए कि मार्केट सीधा अपने हायर लेवल तोड़ दे और भाग जाए। तो आपने जिस स्टॉक को देखा है ₹630 पे इंडसइंड बैंक को देखा वो ₹680 दिखे, तो आप ले लेंगे क्या? आपको लगेगा बहुत ऊपर चला गया। जैसे जस्ट डायल के बारे में बात कर लें हम। जस्ट डायल ₹300 ₹350 ₹400 में दिखता था आपको और वहीं पड़ा रहता था, बिल्कुल ही पड़ा रहता था। आप देख लो जाके चार्ट। अब अचानक से वो शेयर जिसको 350 400 पे आप देखते थे, एक दिन आपको दिखा कि 500 हो गया। तो आपको क्या लगा? अरे यार चूक गए। फिर आपको देखा कि 550 हो गया, तो आपने कहा अरे यार 500 पे चूक गए। अब वही चीज़ 650 खड़ी है। तो अब उसको लेना चाहिए, ये बात कहाँ से दिमाग में आएगी? जाके चार्ट देखो, आपको पता लगेगा। 1400-1500 रुपए का स्टॉक था। बहुत दिनों से अपने रेजिस्टेंस तोड़ नहीं रहा था। अब रेजिस्टेंस तोड़ के चलना शुरू किया। क्या पता मौका मिले ना मिले, तो आप कम से कम एक छोटी क्वांटिटी तो ले ही लेते। आप 650 पे भी 20 शेयर ये सोच के ले लेते कि बाकी एक बार ये खाता खोलते हैं, एक बार लेना शुरू करते हैं। 6 महीने में हमको मौके मिल जाएँगे, जहाँ हम ठीक-ठाक रीज़नेबल प्राइस में एंटर कर जाएँगे। तो बाद में चांसेस है कि 1000 के ऊपर ये बिक जाएगा। थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद 1800-2000 पे भी सोचेंगे। तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ परचेज़ नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ये शेयर ₹630 खड़ा है, लेना है कि नहीं लेना है? प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग काम नहीं करती। आपको क्या करना चाहिए कि जस्ट डायल अब बहुत दिनों बाद चलना शुरू किया है और इसके बिज़नेस में भी कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए होंगे, उसके बारे में भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ब्रोकर्स की भी डिमांड दिख जाएगी, एफआईआई म्यूचुअल फंड की भी बाइंग आपको दिख जाएगी। फिर अगर आपको लगता है कि लेना ही है, तो कहीं न कहीं से लेना शुरू करो और आज भले ही कितना भी भाग रहा हो, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 500 शेयर आज इसलिए खरीद लीजिए क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। आज आपने ले लिया, आज ये ऊपर चला भी गया, पर आपको तो बेचना नहीं ना, आप तो इन्वेस्टर हो। तो 600 का 700 चला जाए और 700 से वापस 550 दिखेगा, तो उस वक़्त आपके पास खरीदने के लिए पैसे हैं कि नहीं? क्योंकि आपने तो एक पॉइंट पे एंट्री मार दी, ये कभी मत करना। मैं आपसे ये कहता हूँ भले ही वो भाग रहा हो, अगर आपके खरीदने के बाद भी वो बहुत ऊपर चला जाए एकदम से और आपने कोई ठीक-ठाक क्वांटिटी खरीद ली है, तो मैं कहूँगा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लेना और जब नीचे आए ना, अगर नीचे आया हुँ, तो हम थोड़ी बड़ी क्वांटिटी वहाँ पे खरीद पाएँगे और किसी भी स्टॉक को मौका दोगे ना, तो कहीं न कहीं सही प्राइस पे आपको खरीदने का मौका मिलेगा ज़रूर। ये आपने इतने दिनों में देख ही लिया होगा कि जो-जो स्टॉक आपको लगते थे कि पकड़ में नहीं आ रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर जब वो नीचे आए आपने लिए उसके बाद से वो लुढ़क रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। मौका तो मिलता है, सभी में मिलता है। टाटा मोटर का एग्ज़ाम्पल देख लें हम, 160-62 रुपए चला गया था, नीचे आता ही नहीं था। 50 आता था, 55 हो जाता था, 45 आता था, 55 हो जाता था, और आया ना 25, 125, 130। तो हर एक अच्छे स्टॉक में आपको बेटर प्राइस मिल जाती है, जब उस सेक्टर में सेलिंग आती है ना? जैसे हीरो मोटो में देखा हमने, 2900 ₹3000 से भागा 3300 चला गया। अब नीचे नहीं आता था, लेकिन बाद में जब गया, तो ये चीज़ें होती रहती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, वो तो भई सबसे बड़ी कंपनीज़ में से है, लेकिन उसको भी नीचे खरीदने का मौका मिलेगा ना। कलते करते क्या है हम लोग जल्दबाज़ी करते हैं कि जब हम किसी भी स्टॉक को पसंद ही तब करते हैं जब उसकी प्राइस रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो बहुत ज़्यादा पीछे प्राइस बढ़ गई है इसलिए आप उसको अच्छा मान रहे हो क्या? शेयर तो अच्छा है, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन इस लेवल पे तो वो अभी भाग के आया है, तो अब आगे कहीं न कहीं उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो नीचे आपको दोबारा खरीदने का मौका ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे के इंतज़ार में बैठे ही रह जाओ, एक छोटी-सी क्वांटिटी खरीद के शुरुआत कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पिछले 30 बार के जो आंकड़े हमने देखे, तो उसमें से 26 बार तो उस साल का जो रिटर्न है वो पॉज़िटिव ही रहा है स्टॉक मार्केट में। सिर्फ़ 4 बार ऐसा हुआ है कि माइनस रहा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है, लेकिन दोनों प्रत्याशी में से अगर ये पहले वाले जो राष्ट्रपति हैं, वही आ जाते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। दूसरे वाले आते हैं, तो दूसरा इंटरप्रिटेशन होगा मार्केट का। पर मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अपना
40 या 50% हो सके तो जिसको कम रिस्क लेना वो 60-70% भी बेच के बाहर हो जाए। बाद में नए सिरे से जब क्लैरिटी आएगी, अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। तो निफ्टी के इस लेवल पे क्या करना है हमने इस वीडियो में देखा। दोस्तों आप तैयार रहना जितना आप सीख सकें। इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे का न्यू वीडियो कोर्स देखिए, ऑप्शन करते हैं ऑप्शन का वीडियो कोर्स लीजिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी करते हैं तो उनके स्पेशल वीडियो कोर्स ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का वीडियो कोर्स तो सभी के पास होना चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग भी मैं सभी के लिए सजेस्ट करता हूँ। तो जो भी आप अफोर्ड कर सके उसको लीजिए और तैयारी कर लीजिए। आने वाले 2-3 दिनों में अच्छी तैयारी कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, छोटे-छोटे वॉल्यूम में गलतियाँ कीजिए अगले 10-15 दिनों में और फिर आपके पास हो सकता है ऐसा मौका आए जो अगले 5 सालों तक आपको दोबारा ना मिले। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।